नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए वरिष्ठ कहानीकार दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी ईंधन की कोठरी। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। उस अनुभव के बाद ही मैंने जाना, आँख की अपेक्षा हमारे कान ज़्यादा तेज़ी दिखाते हैं। आँख से पहले कान जान लेते हैं घटना ने अपना विस्तार किस पल अर्जित किया। किसी भी घटना को वे तात्क्षणिक नहीं समझते। एकल कुछ ऐसा है जो पहले घटता है और कान के पास जा खटकता है, और कान उस घटना की समयबद्ध अवधि की अधः सीमा आँख से पहले पकड़ते हैं। ये अनुभव सन 47 के अगस्त माह का है। इसका संबंध अमृतसर की रहीम बख्श रोड की तिमंजली उस बरकत बिल्डिंग से है जिसका एक हिस्सा हमने अपनी रिहाइश के लिए किराए पर लिया था। उस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर बनी उस ईंधन की कोठरी से है जिसकी दिशा से एक चौपाया आकृति रात के सन्नाटे में अपनी मटर गश्ती शुरू करती है और झूलती डोलती उसकी आहट गलियारे में जा लोप हो जाती। उस फुसफुसाहट से है जो मुझे गहरी नींद से उठाकर बिठा देती। अड़िया तू मैनू आपने नाल खड़न आया की, अर्थात अबे तू मुझे अपने साथ लिवाने आया है क्या। पश्चिम से पूर्व पंजाब हमारा परिवार 4 अलग अलग टोलियों में अलग अलग ज़रिए से अलग अलग जगह पर अलग अलग रास्ते से पहुंचा था। पैदल नारीवाल से डेरा बाबा नानक, घोड़ों पर कसूर से फ़िरोज़पुर, लारियों में मोंटगोमरी से फ़ाज़िलका और रेलगाड़ी पर लाहौर से अमृतसर। रेलगाड़ी से आने वाले हमारे समूह में 6 जन थे। मेरे पिता, मैं, मेरे छोटे मामा, मेरे मंझले मामा, उनकी ईसाई पत्नी और उनका 1 वर्षीय बेटा काका। दिन था 14 अगस्त 1947। स्टेशन से निकलते ही हमें सामने ग्रीन होटल की इमारत दिखाई दे गई थी और हम वहीं रुक गए थे। फिर वहाँ के ऊंचे भाड़े व महंगे खाने को देखते हुए तीसरे ही दिन रहीम बख्श रोड पर मेरे दोनों मामा हमें तिमंजली इस बरकत बिल्डिंग में खिसका लाए थे। भरपूर कौर उस ईंधन वाली कोठरी में आती जाती मुझे दिखाई दे रही है। पहली ही रात के किसी पहर मेरे पिता ने उज्जवल मामा को आन जगाया। बीजी दिखाई दी हैं। माँ का नाम सुनते ही मैं बगल वाली चारपाई पर उछल गया। दिखाई तो देगी ही, उज्जवल मामा ने करवट बदली। उसे बताए बगैर आप इधर जो भाग आए, उसे अकेली छोड़ कर आया हूँ क्या। मेरे पिता झुंझलाए। बेबे भी मेरी उसके साथ है, जिसे खुद ही की खबर नहीं रहती। उज्जवल मामा बड़बड़ाए और अपनी नींद में लौट लिए। मेरी दादी को लेकर मेरे ननिहाल में एक मत कभी न रहा था। एक और जहाँ मेरे ये दोनों मामा उन्हें गैर जिम्मेदार अफीमची समझते थे, वहीं मेरे बड़े मामा और नाना नानी उन्हें होशियार छक्के पंजे वाली चंडी मानते थे। सन 1918 में पंजाब में फैले फ्लू ने जिन 1 लाख पंजाबियों को मौत की नींद सुला दिया था, मेरे दादा भी उनमें से एक थे। ऐसे में अपने इकलौते 10 वर्षीय मेरे पिता का ब्याह मेरी दादी ने बगल वाले सबसे बड़े जमींदार मेरे नाना की 15 वर्षीय बेटी के साथ उस वक्त ठहराया था जब उन्हें विधवा हुए अभी 1 महीना भी पूरा न बीता था। केवल अपने बेटे के हिस्से आने वाली सैकड़ों एकड़ ज़मीन उसकी ससुराल के बूते अपनी ससुराल से हथियाने हेतु। उनका अपना मायका कमज़ोर रहा था और ससुराल जोरवार। तू चलता है मेरे साथ, मेरे पिता मेरी ओर मुड़ लिए। चलिए, मैं तत्काल उनके साथ हो लिया। माँ को देखने की संभावना ने एक पुलक मेरे अंदर प्रतोलित कर दी। पूरी दुनिया में एक वही थी जिनसे अपने मन की बात मैंने संकोच कह लेता और वो सहज ही विश्वास भी कर लेती। गलियारा पार कर हम उस दालान में पहुंच गए जिसके सिरे पर ईंधन की कोठरी थी, हैंडपंप की बगल में। मैं अपने पिता की चारपाई पर लेट गया। अड़िया तू मैंने आपने नाल खड़न आइया की, अर्थात अबे तू मुझे अपने साथ लिवाने आया है क्या। मैं ज़रूर गहरी नींद में था जब वो आवाज़ मेरे कान में खड़खड़ाई। मेरी नींद टूटी तो मेरे कानों ने एक आहट पकड़ी, दूर जा रही थी, मगर वो आहट 2 पैरों की नहीं थी, 4 पैरों की थी। मैं चारपाई पर बैठ गया। एक चौपाया आकृति ईंधन की कोठरी की ओर बढ़ रही थी। भैया जी, मैंने अपने पिता को पुकारा। मेरे तीनों मामा उन्हें इसी संबोधन से पुकारा करते थे। पंजाबी में बहनोई को भाइया ही कहा जाता है।
देखो बीजी कैसे चल रही हैं, जा उसे पकड़ कर इधर ला। मेरे पिता भी चारपाई पर बैठ लिए। मुझे यकीन ना हुआ वो मेरी सलामती के प्रति इतनी बेध्यानी बरत सकते थे। चौपाया वो आकृति किसी की भी हो सकती थी, माँ की नहीं भी। चल उठ, उन्होंने फिर जोर दिया। जब तक मैं उठा वो आकृति लोप हो गई। क्या हो रहा है? हैंडपंप वाले हिस्से में मुझे खड़े देखकर उज्जवल मामा इधर चले आए। इधर कोई घूम रहा था, मैंने कहा। भरपूर कौर, मेरे पिता बोले। भैया जी तो अपनी अफीम के मौज में हैं। उज्जवल मामा ने मेरा हाथ आन पकड़ा। तुम क्यों बेहाल हुए जा रहे हो? चलो अपनी चारपाई पर वापस आओ, मेरे पास। मंझले मामा अपने परिवार के साथ नीचे सो रहे थे। मकान सारा चुक लगाए, अर्थात मकान सारा उठा ले गए हैं। वही आवाज़ थोड़ी देर बाद फिर मेरे निकट चली आई और फुसफुसाई। नाल खड़न नू कख नहीं बचिया, अर्थात साथ ले जाने को कुछ नहीं बचा। बालन बची आए, अर्थात ईंधन बचा है, मैंने कहा। पिछली शाम इस मकान का कब्जा देते समय मकान मालिक के आदमी ने इस कोठरी के दरवाजे की सांकल बंद की बंद ही रहने दी थी, जबकि दूसरे सभी कमरे हमें खोलकर दिखाए थे, खाली और साफ। इसमें ईंधन भरा है, उसने कहा था। बालन अर्थात ईंधन, वो फुसफुसाई थी। गोबर दी बट्टी, चूल्हे दियाँ लकड़ा, अंगीठी दे कोले, कागदा दी टेरियाँ, अर्थात गोबर के उपले, चूल्हे की लकड़ियाँ, अंगीठी के कोयले, कागज़ों के अंबार। और मेरे देखते देखते उस फुसफुसाहट के साथ ईंधन की कोठरी की सांकल चढ़ा दी गई। तो फिर वहाँ पहुँच गया। उज्जवल मामा की आवाज़ मुझ तक तैर आई। बीजी इधर आई थी, मैं रोने लगा। चल सो इधर मेरे पास। उज्जवल मामा ने मेरी पीठ घेर ली। बीजी आई थी इधर, मेरी रुलाई तेज हो गई। तू भी अपनी दादी और भैया जी की बोली बोलने लगा? उज्जवल मामा हंसे। अपने बचपन ही से मैं सुनता आया था, एक ही समय पर माँ दो जगहों पर मौजूद रहने की बेजोड़ ताकत रखती थी। दादी कहती, एक ही समय पर अंदर के कमरे से उन्हें दही मथने की बुलक बुलक सुनाई दिया करती और तंदूर की लाट के पास आटे के पेड़ों की थपक थपक, या फिर पानी की छप छप के साथ साथ चक्की की चिर्र चिर्र। मेरे पिता कहते, जब भी माँ शीशे के सामने खड़ी होती, शीशे में उन्हें हमेशा दो दो आकृतियाँ नजर आया करती, और जितनी भी बार अपने अविश्वासी मामा लोग के सामने उनके बोल मैं दोहराता, मेरे दोनों कान उबेट दिए जाते। हमारा वो भाइया और उसकी वो बेबे दोनों ही बिल्कुल बेजा और अनर्थ बोलते हैं। बेकहे अकेली हाथ बिना अहंकार और आराम किए सारे काम निपटाती हुई हमारी मासूम बहन में दूसरा कोई खोट जब अफीम खोर ये माँ बेटे खोज नहीं पाते तो अपनी बेरहमी और बेकदरी को आड़ देने की खातिर ऐसी अनर्गल किस्से गढ़ने लगते हैं। दोनों को यकीन था, हो ना हो मेरे पिता को अफीम की लत मेरी दादी ने ही दी थी। क्या मैं नींद में चलता था, या वो मेरी मनोलीला का स्वांग था, मात्र विभ्रम? ऊसर मैदानों में कड़ी धूप पड़ने के समय दिखाई देने वाला मिथ्या मृगजल? तू फिक्र ना कर, उज्जवल मामा ने मेरा माथा सहलाया। हमारे बापूजी कोई तरकीब जरूर निकाल लेंगे। समझ ले कल सवेरे या फिर परसों दोपहर तक तू हमारी बहन के कंधों पर झूल रहा होगा। अपने इन दो मामा लोगों पर मैं बहुत भरोसा रखता था। मेरे पिता और मेरी दादी दोनों ही या आत्मलीन रहा करते या फिर किसी न किसी आफत के शिकार। ऐसे में मेरी पढ़ाई का जिम्मा शुरू से ही माँ ने मेरे इन दो मामा लोगों को दे रखा था। दोनों लाहौर की माल रोड पर बनी खरीद की एक कोठी में रहते थे। छोटे मामा वहाँ के FC कॉलेज में इतिहास पढ़ाते थे और मझले मामा टेलीफोन दफ्तर में इंजीनियर थे। अभी 5 दिन पहले तक लाहौर अपने पास नहीं आया। 13 अगस्त को मझले मामा अपने दफ्तर से जल्दी लौट आए थे। डेथ स्लिप का नक्शा माउंटबेटन को कल सौंपा जा चुका है। उसे सार्वजनिक अभी 16 या 17 को किया जाएगा, ताकि दोनों देश अपनी अपनी आज़ादी के जश्न पूरी गर्मजोशी से मना सकें। और शेखुपुरा? मेरे पिता ने पूछा था, जो उस दिन माँ के हाथ का बना कुछ सामान हमारे लिए लेकर आए हुए थे। मेरे पिता व मेरे ननिहाल दोनों के गांव शेखुपुरा में पढ़ते थे। वो भी नहीं, मझले मामा ने कहा था। खबर पक्की है?
एडना मामी रोने लगी थी। उनके पिता सेंट्रल मॉडल स्कूल में पढ़ाते थे, जहाँ मैं पिछले 3 वर्षों से पढ़ रहा था। मजले मामा की एडना मामी से भेंट भी वहीं हुई थी, मेरी बदौलत। मेरे डिवीज़नल इंजीनियर ने मुझे बुलाकर पूछा भी कि बदली में मैं कहाँ जाना चाहूँगा। मजले मामा ने कहा, और मेरे हैरान रह जाने पर अमृतसर का नाम उन्हीं ने सुझाया, बल्कि ये भी कहा कि वो कल सुबह दफ्तर की गाड़ी से हमें रेलवे स्टेशन तक पहुंचवा भी देंगे। अपने जाने की खबर कैसे दें? एडना मामी घबरा उठी थी। इधर कर्फ्यू लगा है और टेलीफोन काम नहीं कर रहा। खबर तो अपने बाबूजी को भी देनी चाहिए। उज्जवल मामा भी अधीर हो उठे थे। तो क्या हमें अपना सब कुछ अब गंवा देना होगा? मेरे पिता कांपने लगे थे। अब समय ये सब सोचने का नहीं, मजले मामा ने कहा था। असल बात जो सोचने की है वो ये है कि इधर रेलगाड़ियों में हो रही मारकाट के बीच हम अमृतसर पहुंचेंगे कैसे? संयोगवश लाहौर के कैंट रेलवे स्टेशन पर तैनात मिलिट्री का एक फौजी उज्जवल मामा का विद्यार्थी रह चुका था। खबर मिलते ही उसने अगले दिन हमें फ्रंटियर मेल के मिलिट्री कंपार्टमेंट में यात्रा कर रहे एक एंग्लो इंडियन परिवार की सीटों के नीचे छिपने में हमारी सहायता कर दी थी और हम अमृतसर पहुंच गए थे। सुबह जब मेरी नींद टूटी तो मैंने अपने दोनों मामा को सलाह करते पाया, ईंधन वाली कोठरी हमें मकान मालिक के आदमी के सामने खाली करवानी चाहिए। देखिए जी, मकान मालिक के पास मैं भी अपने मामा लोग के साथ गया। आप लोगों के साथ मेरी हमदर्दी है, लेकिन इधर मेरे पास आदमियों की बहुत कमी है। बस एक दिन और गम खाइए, कल सुबह होते ही अपने 2 आदमी मैं साथ लेता आऊँगा और उसे खुलवा दिया जाएगा। अरे यार, तू मैनू नाल खड़न आइयाँ की, अर्थात रे तू मुझे अपने साथ लिवाने आया है क्या? उस रात वो आवाज़ फिर मेरे पास चली आई। दसो तुसी कित्थे जाना है, अर्थात बताइए आप कहाँ जाएंगी? मैंने जबरन अपने को अर्ध चेतनावस्था में बनाए रखा। कीदे कोल जाना, अर्थात किसके पास जाना है? अपने दुश्मना कोल जाना, अर्थात अपने दुश्मनों के पास जाना है। मैनू इत्थे ढक के आप टुर गए हन, मुझे यहाँ ढकेल कर आप चले गए हैं। तुहाड़ू क्यों ढक गए, अर्थात आपको क्यों इधर ढकेल गए? छड्डी हुई जो सा, अर्थात छोड़ी हुई जो रही। क्यों छड्डे हुए सी, अर्थात क्यों छोड़ी हुई थी? फैक्ट्री पीछे, अर्थात फैक्ट्री के कारण। इत्थे सुट्टी गई, यहाँ फेंकी गई। गूंदे टिक्कों, गोपर के उपलों, चूल्हे दियाँ लकड़ां, चूल्हे की लकड़ियों, अंगीठी दे कोलियाँ, अंगीठी के कोयले व कागज दियाँ ढेरियों हेठ, अर्थात कागज़ों के अंबारों के नीचे। तुसी 4 पैरी क्यों टुरदे हो, अर्थात आप 4 पैर क्यों चलते हो? ओ तेरी कोठरी विच थोड़ी था होड़ करके हुड़ मैथों 2 पैरी खड़िया नहीं जांदा, हत्ता विच कुछ फड़िया नहीं जांदा। घोड़े गिट्टे पोटे वीणी मेरे सब विंगे ही विंगे, अर्थात उधर कोठरी में बहुत थोड़ी जगह में सिकुड़ कर बैठे रहने के कारण मुझसे अब 2 पैर खड़े नहीं हुआ जाता, हाथ से कुछ पकड़ा नहीं जाता। घुटने टखने उंगलियां कलाइयाँ सब मेरी टेढ़ी की टेढ़ी हैं। वखाओ, अर्थात दिखाइए। अपनी चारपाई से उठकर मैंने पहली बार उस आकृति के हाड़ मांस को स्पर्श किया। उसके हाथ की उंगलियां खोलने की कोशिश की, लेकिन वे आपस में जुड़ी हुई थीं, जुड़ी ही नहीं। जब ही एक आशंका मुझ पर हावी हो ली, कहीं माँ के हाथ पैर भी इस आकृति की भांति जुड़ तो न जाएंगे। माँ भी तो हरदम कमर झुकाए एक काम के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और फिर चौथा काम निपटाने में लगी रहने से कहाँ कभी सीधी खड़ी हुई दिखाई दी थी। अब तक के अपने चेतन उन 13 वर्षों के दौरान मैंने उन्हें लेटी हुई कभी नहीं देखा था। अगर यहाँ अपना ये वृत्तांत रोककर आपसे ये कहूँ, 20 साल बाद अपनी माँ के हाथ पैर हूबहू उसी दशा में जुड़े हुए मैंने देखे सन 67 में, तो आप आगे पढ़ना बंद कर देंगे क्या? मुझे मोह भ्रम का शिकार मानकर? यह मृग मरीचिका में प्रेत दर्शन में आपका यकीन दुगना पक्का हो जाएगा? मेरी बेचैनी ने मुझे डस लिया था क्या? अथवा किसी आदिम जोर के तहत समय से पहले मैंने उन मानसिक बिंबों को अपने अधिकार में ले लिया था? हाय, आकृति मेरी बगर में लेट ली, उसके हाथ उसके पेट की दिशा में मुड़ लिए और टखने की दिशा में उसके पैर। तुसी साडे नाल रहो, अर्थात आप हमारे साथ रहिए ना। फुसफुसाई, तुसी मेरे कबर मेरे तो हों लेनी है,
अर्थात आप लोग मुझसे मेरी कब्र छीन लोगे। तू मैनू दूजी मुल्के ले चल, अर्थात तू मुझे दूसरे देश में पहुंचा दे। उधर तेरे हुण मैं नहीं जा सकता। उधर तो मैं नहीं जा सकता। मैं रो पड़ा। तू फिर रो रहा है? उज्ज्वल मामा जग गए। हमारे मुल्क हमसे छूट गए हैं। मेरी सुबकियाँ और तेज हो गईं। क्या करें? उज्ज्वल मामा भी रोने लगे, गला फाड़कर। जिंदगी में मैंने उन्हें इस तरह रोते हुए पहली बार देखा, उसके बाद दूसरी बार कभी नहीं। उस आकृति और उसकी फुसफुसाहट की बात मैंने अंदर ही अंदर दबा ली। अपनी अपनी रुलाई में गुम हो जाने के कारण हमने दूरी धारण कर रही आहट की तरफ ध्यान नहीं दिया। ईंधन की कोठरी अगली सुबह खोली गई। मेरे पिता उस समय नीचे वाले कमरे में थे और काका अपनी नींद में, जब मजले मामा, एडना मामी, उज्ज्वल मामा और मेरे सामने मकान मालिक ने अपने 2 आदमियों से उसके दरवाजे की सांकल अलग करवाई। दरवाज़ा खुलते ही एक तीखी बू हवा में तैर गई। दूसरा दरवाज़ा जा खोल, मकान मालिक ने अपने एक आदमी से कहा। अपना सिर और कंधे झुकाए झुकाए उस आदमी ने आधी माप का कोठरी वाला वो खुला दरवाज़ा अभी आधा भी न लंघा था कि वो चिल्लाया, बड़ी बेगम। क्या? मकान मालिक ने अंदर झांका और उसका मुंह खुले का खुला रह गया। कौन? अंदर झांकने का अपना लोभ मैं अब और देर संवरण न कर पाया। चीथड़े पहने, फुसफुसाहट वाली वही आकृति उपलों, लकड़ियों, कोयलों और कागज़ों के छोटे बड़े टुकड़ों पर बिछी थी, मुड़े हुए अपने हाथ पेट की दिशा में मोड़े और तिरछे हुए अपने पैर टखनों की दिशा में। और दूसरे उस दरवाजे की सिटकनी भी अंदर से खुली है। वो आदमी दूसरी बार चिल्लाया। इसकी सिटकनी खुली है मतलब? मकान मालिक सकते में आ गया। बेगम यहाँ से अंदर बाहर आती जाती रही हैं, उस आदमी ने कहा और कोठरी का वो दूसरा दरवाज़ा पूरे का पूरा जा खोला। उस हैंडपंप को अनावृत करते हुए जिसके बगल वाले दालान में मेरे पिता की चारपाई रहा करती थी। इनके परिवार वाले कब गए? उज्ज्वल मामा ने पूछा। यही कोई 4 दिन पहले। उन लोगों ने मुझसे बोला, हमें भरोसे वाला एक ट्रक मंगवा दीजिए। हमने ट्रक मंगवा दिया। कौन कयास लगा सकता था पुराने अखबारों और लकड़ी कोयलों के बीच कोई अपनी ही बेगम फेंक जाएगा? मकान मालिक ने कहा। ये इधर घूमा करती थी, मैंने कहा। चुप रह, उज्ज्वल मामा ने मुझे घुड़क दिया। आपको एक डॉक्टर अभी बुलवा लेना चाहिए। मंझले मामा ने मकान मालिक की ओर देखा, एक एम्बुलेंस के साथ। देखता हूँ। चिंतित मुद्रा में मकान मालिक निचली मंजिल की सीढ़ियों की ओर बढ़ लिया। हमें यहाँ से हट जाना चाहिए। उज्ज्वल मामा हमें लेकर दूसरे उस दालान में आ निकले जहाँ उनके साथ हम दोनों की चारपाइयाँ लगाई जाती थीं। पहले रहने वालों की बड़ी बेगम थी। एडना मामी ने मकान मालिक के एक आदमी को अपने साथ कर लिया। जी, बड़ी बेगम, इस पूरी बरकत बिल्डिंग की मालकिन। यही जो रहीम बख्श रोड जिन रहीम बख्श साहब के नाम पर है, ये बेगम उन्हीं की इकलौती बिटिया थीं। ये पूरा इमारतदार इलाका इन्हीं के नाम पर तैयार करवाया गया था 1901 में। लेकिन रहीम बख्श साहब एक सड़क हादसे में जल्दी ही कूच कर गए। उनके बड़े भाई फिर इधर आन बसे और अपने इकलौते बेटे को इन बरकत बेगम साहिबा से ब्याह दिए। मगर कुछ एक साल ही में बेटे ने एक फैक्ट्री की मालकिन से शादी कर ली, जिसने उनके सामने अपनी एक कड़ी शर्त रखी थी, बरकत बेगम हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए। इनके बच्चे नहीं थे क्या? उज्ज्वल मामा ने पूछा। नहीं थे। समझिए, रहीम बख्श साहब के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थीं और सुनने में आता था जहाँ कहीं ये बरकत साहिबा अपने पति को भी नज़र आती थीं, वो इनको सज़ा के तौर पर ईंधन की इस कोठरी में बंद कर दिया करते थे। क्रूएल, 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 अर्थात निर्मम, 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 एडना मामी बोल उठी। डॉक्टर ने आते ही उन बरकत साहिबा को मृत घोषित कर दिया। अब क्या करना होगा? मकान मालिक ने डॉक्टर से पूछा। म्यूनिसपैलिटी की लॉरी मंगवाइए, लावारिस लाश फिर कहाँ पहुँचाएंगे? इन्हें इनकी कब्र चाहिए। मैं रो दिया। इन्हें इनकी कब्र ज़रूर दिलवाइए। हाँ, लड़का सही कहता है, एडना मामी ने कहा। जो भी इनकी बॉडी को लेकर जाए उसे बताना बहुत ज़रूरी है, इन्हें दफनाया जाएगा, जलाया नहीं। देखिए जी, मकान मालिक जाने को हुआ। बोला, मैं लौट कर बताता हूँ क्या इंतज़ाम किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई एक मार्मिक कहानी, ईंधन की कोठरी।
उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।